हेलो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटेंस में कैपेसिटर में रख दिया जाए तो क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। तो भाई डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर, कोई भी इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता हो, ठीक है, दैट आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। तो सिंपली वी कैन से डाइलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है। अब एग्जाम्पल जैसे NaCl, H2O, ठीक है, ये सब मटेरियल जो है डाइलेक्ट्रिक है, ठीक। अब देखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक दो तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब जैसे मैंने NaCl लिया, ठीक है, और O2 ऑक्सीजन होता है ना, ठीक है। ऐसे देखो बच्चों, NaCl का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें स्लाइटली यहां नेगेटिव होता है और यहां पॉजिटिव, ठीक है। तो ये खुद में एक पोलराइज मॉलिक्यूल है, यानी कि अपने आप में एक डाइपोल है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक आर दोज डाइलेक्ट्रिक इन विच ईच मॉलिक्यूल हैव इट्स ऑन डाइपोल मोमेंट, इट्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखो ये पोलराइज हो रखा है, हर मॉलिक्यूल के पास अपना एक डाइपोल मोमेंट है। और इसमें अब नॉन पोलर क्या होता है, तो नॉन पोलर में ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन है, अगर ऐसे है तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे इनके आपस में, जो बॉन्ड होंगे बिल्कुल इक्वली, ठीक है। ऐसा तो नहीं एक एटम पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए एक पे कम, तो इक्वल। तो ऐसे मॉलिक्यूल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है। मतलब ये मानते हैं कि इस मॉलिक्यूल के पास अपना कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास। और इसका जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज, उनका सेंटर कॉन्साइड करेगा। क्लियर है। इसमें क्या माना जाता है कि जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो कॉन्साइड नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि सर जब एक मॉलिक्यूल के पास अपना डाइपोल मोमेंट है, मान लो इतना मटेरियल रखा हुआ है ये, ठीक है, जैसे NaCl तो नमक होता है, तो अगर सॉल्ट का डब्बा रखा हुआ है तो उसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो सब मॉलिक्यूल का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देगा वो तो। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो होते हैं बच्चों रेंडमली रहते हैं। ऐसे एक ऐसे, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, रैंडम, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक। तो रैंडम रहते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना है इनका, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा बच्चों, 0, ठीक है। और इनकी वजह से आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और अपने अंदर भी जहां ये है वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। रैंडमनेस, जिसे थर्मल एजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नॉन पोलर, तो नॉन पोलर तो बेचारे, इनके पास वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, डाइपोल मोमेंट नहीं है, तो इन्हें तो जैसे रख दोगे वैसे रह जाएंगे, ठीक है। तो ना बाहर डाइपोल मोमेंट है ना अंदर, ना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ना अंदर, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो ये हुए पोलर और नॉन पोलर। एक बार फिर समझें, जो मॉलिक्यूल जिस मटेरियल के, जो जिस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल पोलराइज रहते हैं, ठीक है, हर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होता है और इनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं करता, दैट ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं हम नॉन पोलर, सॉरी पोलर। और नॉन पोलर होते हैं जिनका हर मॉलिक्यूल नॉन पोलराइज होता है और उसका अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होता, और उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करता है, ठीक है। ये क्या हुए, नॉन पोलर। अब इन दोनों को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो, अगर मान लो मैं, ये मटेरियल है, ठीक है, ये मतलब अभी हम इसके अंदर बनाएंगे मॉलिक्यूल, इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। एक्सटर्नल फील्ड कितना है, देखो E0 मान लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसे एक्सटर्नल फील्ड है E0 वेक्टर। हमने क्या काम किया बच्चों, वो जो मॉलिक्यूल है, अब सोचो, आपने पढ़ा था कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक डाइपोल को रखते हैं, ठीक है, -q + q, तो वो क्या करता है, अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है ना, ये डाइपोल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही
जो यहाँ मॉलिक्यूल है बच्चों, ये माइनस प्लस, ठीक है, तो वो स्लाइटली अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, स्लाइटली ऐसे, परफेक्टली नहीं कि बिल्कुल एकदम अलाइन कर लिया। तो देखो ये माइनस से प्लस ऐसे, ठीक, थोड़ा यहाँ और समझाता हूँ, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। देखो बच्चों, अगर इस सरफेस को देखो तो ये नेगेटिवली चार्ज होता जा रहा है, ठीक है, और ये सरफेस, ये प्लस वाले आ गए ना यहाँ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है, ठीक। तो इस सरफेस पे पोलैरिटी आ गई, इंड्यूस चार्ज, सिग्मा इंड्यूस चार्ज और सिग्मा इंड्यूस चार्ज, ये प्लस, ठीक है, इसकी वजह से चार्ज भी आ गया, तो प्लस क्यू इंड्यूस चार्ज, और इधर सॉरी माइनस, हम थोड़ा गलत लिख रहे हैं, ये माइनस है, ठीक है, और ये प्लस क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है। अब सोचो ये अपने आप में ना एक लेयर बन गई, ये कुछ ऐसे है जैसे, देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, हमने इसको ऐसे रख दिया फील्ड में, तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे प्लस पॉजिटिव, तो ये अपने आप में कैपेसिटर जैसा बन गया है ना। तो यहां भी प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डेवलप होगा, कौन सा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो बच्चों, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, देखो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, जो इसके अंदर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसी अगर नॉन पोलर को रखोगे, देखो नॉन पोलर मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड है ये, ऐसे रखा, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। अब सोचो अगर मान लो मैं इसे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लिया बच्चों मैंने ऐसे, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्लाउड होगा इलेक्ट्रॉन का, और बीच में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिस्प्लेस होंगे ना, स्लाइटली डिस्प्लेस होंगे किधर, फील्ड के उल्टा, तो इधर की तरफ आएंगे, और ये पॉजिटिव इधर। तो इसको, इसकी शेप को अभी मैंने जब सिंबल बनाया था मॉलिक्यूल का ऐसे दिखाया था, प्लस माइनस। अब क्या होगा, क्लाउड नेगेटिव पार्ट जो है नेगेटिव इधर हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव इधर, तो इसके मॉलिक्यूल को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे, ठीक है, पोलराइज होने के बाद। अब ये पोलराइज हो गया, और ये माइनस और ये प्लस, और आप ऐसे कह सकते हो कि जब किसी मॉलिक्यूल को, ऐसे किसी मॉलिक्यूल को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो उनके जो ऑर्बिटल्स थे, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स है, वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों, फील्ड आया तो वो थोड़ा सा ऐसे डिस्टोर हो गया, इधर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया, तो यहाँ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे ये मॉलिक्यूल का सिंबल हुआ, ऐसे यहाँ बीच में भी होंगे भाई, अब बहुत सारे तो नहीं बना सकते ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये माइनस हो गया चार्ज, ठीक है, और ये प्लस, ठीक। तो बच्चों देखो, अब यहां पे भी बिल्कुल ऐसी ये लेयर नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव, बीच में तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं आपस में सारे, ये किनारा न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, ये न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है, तो इसका यहाँ पे भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड और इधर माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे भी यही एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, यही है दोनों के लिए, ठीक है। और अब ये कह सकते हैं, और इसे चार्ज भी लिख सकते हो आप, माइनस क्यू इंड्यूस्ड और प्लस क्यू इंड्यूस्ड, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हो, अगर मान लो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप दोनों के लिए हो गया एक्सप्रेशन, अब ऐसा नहीं कि ये तो फाइनल, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। हमें एक बात और पता है, जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 यही तो होता है चार्ज की वजह से। सोचो अगर ये मीडियम आ गया तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखोगे, बताओ, क्या पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे नहीं। तो देखो वैक्यूम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यही नोट हो गया पूरा, अपॉन के हो गया नहीं,
यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस पूरी वैल्यू को E0/K भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जनरेट हो रहे हैं। और डाइपोल मोमेंट पहले तो पूरे मटेरियल का जीरो था, इसका भी और इसका भी, अब जनरेट हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ अंदर चार्ज एक्युमुलेट होना शुरू हो गया, इसके सरफेस पे भी और अंदर भी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें कि यार ये जो चार्ज एक्युमुलेट हुआ है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, जो डाइपोल बने हैं, तो एक वर्ड होता है बच्चों पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, और ये होता है पी वेक्टर। देखो मैं एक स्लैब लेता हूं ऐसे, ठीक है, इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख रखा है ऐसे, तो यहां प्लस सिग्मा, यहां माइनस सिग्मा, इस सरफेस पे ऐसे ही था ना, और चलो इधर माइनस आ गया था और इस प्लस सरफेस पे प्लस, ठीक है। इसका एरिया ए, लेंथ एल मान लेते हैं, डायमेंशन ले ली मैंने इसकी, ये लेंथ एल है, इसको नहीं इसको, ठीक है। जैसे ये एक स्लैब है, ये स्लैब है और इसकी ये थिकनेस एल है और ये सरफेस एरिया ए है, ठीक है। देखो बच्चों, ये प्लस देखो बच्चों ऐसे, ये माइनस, पोलराइजेशन वेक्टर कहता है इट इज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक। अब देखो इधर प्लस क्यू चार्ज है ना, और इधर माइनस क्यू चार्ज, तो ये भी तो एक डाइपोल की तरह बन रहा है। अब मैं बार बार इधर माइनस लिखता हूँ, इधर प्लस, ये भी तो एक डाइपोल बन रहा है। और अगर मान लो मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखूँ मैं, तो देखो क्या हो सकता है बच्चों, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा ना, इनटू सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है एल, है ना, सोचो इनटू एल अपॉन टोटल वॉल्यूम। इस स्लैब का वॉल्यूम कितना है बताना जरा, एरिया इनटू लेंथ, कट के क्या आ जाएगा, सिग्मा इंड्यूस्ड, ठीक है। अब यहां थोड़ा वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए इसको, तो सिग्मा इंड्यूस, यानी कि पोलराइजेशन वेक्टर को अगर सिंपली सोचें तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई जो इंड्यूस हुआ है सरफेस पे चार्ज, ठीक है। दूसरे तरीके से इसको क्या माना जाता है कि जो डाइपोल मोमेंट है, अच्छा सोचो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा होगा ना डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पोलराइजेशन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसका साइन हटा दूं तो ये आ जाएगा काई, ठीक है बच्चों, काई, काई बोलते हैं सिंबल को, थोड़ा सा और सही से करके लिख देता हूं ऐसे। और काई बताता है, काई बताएगा आपको ये क्या होता है, इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। ये जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल होगा उतना ज्यादा पोलराइज होगा मटेरियल, ठीक है, उतना ज्यादा पोलराइज होगा। इसका मतलब क्या है कि जितना आप इसे पोलराइज करोगे उतना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, ई माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, हायर द ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन, एंड इट मीन इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द ये डाइलेक्ट्रिक। मतलब जितना ज्यादा आप इसका हायर ऑर्डर होगा इसमें किसी मटेरियल के लिए, उतना ज्यादा यहाँ पे पोलराइजेशन होगा और उसकी वजह से उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रह पाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। हमें समझ में आ गया कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को मटेरियल में रखेंगे और फील्ड में रखेंगे तो वो पोलराइज हो जाएगा। अच्छा सोचो, सबसे ज्यादा
ये किसके लिए होता होगा? मेटल्स के लिए। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों? 0। तो मेटल के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो उससे तो बहुत ज़्यादा पोलराइज हुआ, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मैटर के लिए ससेप्टिबिलिटी इन्फिनिटी मान लो आप, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पोलराइजेशन वेक्टर था, ठीक है। चलिए अब जो इंड्यूस चार्ज होता है उसकी वैल्यू फाइंड करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक कैपेसिटर ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ एक कैपेसिटर बनाया, ठीक है बच्चों, उसकी 2 प्लेट ऐसे, और उसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है, ऐसे प्लेस में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ये कुछ ऐसे है, जैसे आप ये देखिए, ये एक प्लेट इसे मान लो, एक प्लेट इसे मान लो कैपेसिटर की, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे रख दिया। तो यहाँ जो ये येलो पार्ट है, मतलब ये जो पेपर्स हैं, इसको क्या मानेंगे आप? डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और ये 2 मेटल की प्लेट मान लो ऐसे। तो देखो इसके अंदर वाले सरफेस पे, ये वाला जो सरफेस है अंदर वाला, इस पे चार्ज होगा Q, और इसके अंदर वाले पे -Q, जैसा कि अब तक होता आता था। अब इसके सरफेस पे यहाँ इंड्यूस चार्ज हो गया, ठीक है, वो कितना होगा? -Q इंड्यूस्ड, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कितना होगा इस तरफ? +Q इंड्यूस्ड, ठीक है। अभी पढ़ा है पोलराइजेशन की वजह से। देखो जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ऐसे सोचो, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो ये +Q और ये -Q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बच्चों? Q/A/0 होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, पढ़ रखा है सबने। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ, है ना, इस प्लेट का, मतलब डाइलेक्ट्रिक का। तो इधर की तरफ एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। तो नेट फील्ड कितना होगा इसके अंदर? नेट फील्ड कितना होगा बच्चों? E0 - E इंड्यूस्ड, मानते हो? ठीक है। अच्छा देखो, E0 कितना है हमारे पास? Q/A/0, ठीक है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसका चार्ज Q इन है, तो आप सोचो अगर इसका केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो Q इंड्यूस्ड अपॉन A/0, हमें क्या पता भाई कितना चार्ज है वो। एक बात हम पढ़ के आए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रिजल्टेंट, वो E0/K हो जाता है, ठीक है। और E0 कितना है बोलो? यही E0 की वैल्यू दोबारा लिख लेते हैं, A/0 और ये K ऐसे, Q/A/0 - Q इंड्यूस्ड अपॉन A/0। ये A/0 कट गया, Q इंड्यूस्ड आ जाएगा Q - Q/K, Q/K इधर चला गया, ये हो जाएगा Q1 - 1/K। तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू आ गई बच्चों, ठीक है। हमने ऑलरेडी पहले से माइनस ले रखा है, अगर हम इसे बिना साइन के लेते तो ये साइन के साथ आता वैल्यू, ठीक है। तो दैट इज Q × 1 - 1/K। अगर मेटल हो, फॉर मेटल K कितना हो जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी। तो Q इंड्यूस कितना हो जाएगा? Q × 1 - 1/∞, यानी कि Q। तो मेटल के केस में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, जैसे ये Q है तो ये -Q, ये +Q, ये -Q, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंड्यूस की जगह अगर आप Q लिख दो तो नेट फील्ड 0 आ जाएगा ना, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो ये इंड्यूस चार्ज की वैल्यू पता करी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसको बोलते हैं गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो देखो हम गॉस थ्योरम पढ़ के आए हैं बच्चों, पहले हम गॉस थ्योरम डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटर पे इसके इफेक्ट देखेंगे डाइलेक्ट्रिक के। तो गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक, गॉस थ्योरम इन डाइलेक्ट्रिक, देखो पहले क्या करते हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये ऐसे, ये दूसरी प्लेट है, अंदर इस पे कितना चार्ज होगा बच्चों? Q, और इस वाले सरफेस पे
माइनस क्यू इंड्यूस्ड, है ना, ऐसे होगा ना बच्चों, मानते हो? यहाँ पे पूरे पे नेगेटिव, और इस तरीके से हमने क्या काम किया बच्चों, यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाया इसे, इतने को कंसीडर कर रहे हैं बस, ठीक है। मतलब जैसे ये प्लेट है तो इतना गॉसियन सरफेस लिया जिसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक आ गया, इतना गॉसियन सरफेस लिया जिसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक आ गया और कुछ इधर बाहर से। तो देखो अब हम गॉस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो गॉस थ्योरम है ई डॉट डी ए, है ना, ऐसे इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो बच्चों ई डॉट डी ए, क्यू इन कितना होगा, तो क्यू प्लस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब देखो Q प्लस क्यू इन को मैं यहां सॉल्व करके दिखाता हूं। Q प्लस क्यू इन क्या पढ़ा है हमने अभी, Q इंटू, भाई Q इन कितना होता है, Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के, लेकिन इस सरफेस पे नेगेटिव है तो यहाँ माइनस चार्ज हो जाता है ना, माइनस क्यू है ये, ठीक है, माइनस क्यू। तो मैं यहाँ रखूँ 1 माइनस 1 अपॉन के, कितना हो जाएगा बच्चों ये, Q माइनस क्यू प्लस क्यू बाई के, कितना आया कट के, टोटल चार्ज Q बाई के ना। तो इसको जब सॉल्व करा हमने तो ये आया Q बाय के एप्सिलॉन नॉट, और ये आया E डॉट डी ए, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। आज से आपको क्या करना है, जब भी गॉस थ्योरम कभी डाइलेक्ट्रिक में लगाओगे, ठीक है, आपको इंड्यूस चार्ज वगैरह नहीं सोचना, क्यू चार्ज, क्यू क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्री चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, ठीक है, और के उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस मीडियम का, ठीक है, जिस मीडियम में आप गॉस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। मतलब फ्री चार्ज है, मतलब जो इंड्यूस नहीं, जो एक्चुअल चार्ज हमने दिया था मीडियम को, मतलब ऑब्जेक्ट को जहां पे भी वो रखा हुआ है, ये जो है क्यू इंड्यूस, ये फ्री चार्ज नहीं है, तो इंड्यूस चार्ज है, ठीक है, फ्री है जो चार्ज हमने दिया था, ठीक है। अब देखो यानी कि आपको अब इंड्यूस चार्ज की जरूरत नहीं है, सीधे फ्री चार्ज अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। आज से गॉस थ्योरम ऐसे चेंज हो गई, किसके लिए, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लगा रहे हैं। आज तक हमने जो पिछले चैप्टर में गॉस थ्योरम लिखी थी वो वैक्यूम के लिए थी, मैंने बताया भी था जब क्वेश्चन करा रहा था कि वो वैक्यूम के लिए थी, अब ये मीडियम के लिए बन गई। अब देखो बच्चों इसको मिटा दूं, अब जैसे इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं बच्चों। ये एक डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक, ठीक, और ये इसके अंदर एक कैविटी, ये तो डाइलेक्ट्रिक है ऐसे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है, ये कैविटी है, ठीक, और इसके अंदर एक चार्ज रखा है Q, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इस मटेरियल के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो देखो अब क्या तरीका है, हम यहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, यहाँ एक सरफेस चार्ज इंड्यूस भी होगा, माइनस क्यू इंड्यूस, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाए, ई लिया हमने ऐसे, डी ए एरिया वेक्टर, तो देखो ई डॉट डी ए, इसको अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू कितना चार्ज है, जो फ्री चार्ज है, ये तो इंड्यूस वाला है, ये जो यहाँ पे आया इस सरफेस पे, फ्री तो यही है ना, ओनली फ्री के एप्सिलॉन नॉट, ये कितना होता है बच्चों, ई डी ए कॉस जीरो, ये एज इट इज, डी ए टोटल सरफेस एरिया अगर आर डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो गॉस थ्योरम से चेक किया, और यही अगर आप इसको, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सोचते यार, अगर वैक्यूम होता था तो ई बाय क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन नॉट के साथ के आ जाएगा ना। तो देखो दोनों वेरीफाई हो रहे हैं ना। तो अभी हमने पढ़ी गॉस थ्योरम और इसका इस्तेमाल करना सीखा, ठीक है, और देखा क्या चेंज आया है। तो बस यहाँ फ्री चार्ज आ गया और नीचे के आ गया, ठीक है, मीडियम के अंदर। अब देखो बच्चों
तो अब ये डायरेक्ट्रिक का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा सारा, गॉस थ्योरम पढ़ी, अब इसका इस्तेमाल क्या करें? तो इसका इस्तेमाल करेंगे अगर डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर के अंदर भर दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ जो इस चैप्टर की ज़रूरत है वो देखने जा रहे हैं। तो जैसे ये कैपेसिटर है मान लो, ठीक है, और इसके अंदर डायलेक्ट्रिक भर दिया हमने। कैसे भर दिया? ऐसे, ठीक है। तो हमने पढ़ दिया कि इस पे सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, ओ इस सरफेस पे चार्ज पॉजिटिव और इस पे माइनस इंड्यूस चार्ज, और इधर प्लस, और अंदर वाले सरफेस पे माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू इंड्यूस्ड, है ना। इतना सब सीख चुके हैं हम। मुझे बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों? ई नोट बाई के होता है ना, ठीक है। तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब कुछ नहीं था तब था ई नोट इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट था बच्चों। अब देखो, अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था, अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नोट बाय के। तो ई नोट कितना हो गया? क्यू बाय के ए एप्सिलॉन नोट, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। फिर V और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है? V इक्वल टू ई डी होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, हम कर चुके हैं प्रूफ। तो V की जगह क्या लिखोगे? V ही लिखा जाएगा, A की जगह क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से, और Q इक्वल टू सी वी होता है, पढ़ चुके भाई। मैंने 3 स्टेप बताए थे कैपेसिटेंस फाइंड करने की, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो, फिर पोटेंशियल पता करो, फिर Q इक्वल टू सी वी लगाओ। तो वही कर रहे हैं, सी वी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। वी से वी कट गया, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सोचो बच्चों, जब इसके अंदर कुछ नहीं था तो उसकी इनिशियल कैपेसिटेंस ये थी, तो अब नई कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस, ठीक है। मतलब अब जो इसकी कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। यानी कि जितने भी आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई मटेरियल रखते जाओगे, के की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तो कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इस पे बेस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन है, अभी ये सीधे समझ में आ गया कि बेटा डायलेक्ट्रिक भरेंगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि वो डायलेक्ट्रिक एक ही मटेरियल भरा जाए। जैसे देखो ये क्वेश्चन मिला आपको, इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर वाले हिस्से में आधे लगी कुछ ऐसे, जैसे ऐसे प्लेट है, और डायलेक्ट्रिक आधे में और आधे पार्ट में अलग। तो जैसे इसमें K1 और इसमें K2, ठीक है। सेपरेशन D, ए एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, ए एरिया ऑफ प्लेट। देखो बच्चों, इन दो पॉइंट के बीच में, ये ए और बी पॉइंट है, इनके बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। बिल्कुल हाफ हाफ भरा है हमने इसको। तो इसको आप ऐसे सोचो, जैसे इस प्लेट का जो भी पोटेंशियल होगा, ये पूरी एक ही पोटेंशियल एक ही पोटेंशियल पे होगी पूरी प्लेट, ठीक है। और ये वाली एक ही पोटेंशियल वी बी ऐसे। आप देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ऊपर वाले पार्ट पे वी ए माइनस वी बी, इस वाले पार्ट पे देखो वी ए माइनस वी बी। यानी कि ये दो कैपेसिटर बनाए जा सकते हैं जो पैरेलल में होंगे, ऐसे, ठीक है। ये C1 और ये C2, क्लियर है बच्चों। और C1 कितना होगा बताओ? C1 होगा, इसका एरिया कितना हो गया बच्चों? आधा। सेपरेशन अभी भी वही है, तो C1 होगा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधा कर दिया, A बाई 2D। समझ रहे हो? A बाई 2 लिखा, मतलब ये फॉर्मूला होता है। अभी आपने लिखा था एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो A की जगह A बाई 2 कर दिया, क्योंकि ये आधा हिस्सा होगा। अगर आप इसका 3D इफेक्ट देखो, 3D डायग्राम देखो, तो देखो इतना एरिया है, तो आधा नहीं होगा ऊपर वाले कैपेसिटर का, ठीक है। और ऐसे ही C2 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में है, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बच्चों A और B के बीच में? C1 प्लस C2, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। इसे क्या लिख सकते हो आप? K1 प्लस K2 बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय
टी, ये आ गया। और इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब अगर आप चाहो कि यार इन दोनों को हटा के एक कैपेसिटर बनाना है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो इक्विवेलेंट, ठीक है, तो यहाँ के इक्विवेलेंट रख सकते हैं, के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्लियर है? देखो समझ में आया भाई? ये भी तो ऐसे बन सकता है ना, अगर पूरे में एक ही मटेरियल भरे, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, बाकी डायमेंशन वही है। अच्छा, अगर बिल्कुल ऐसे ही 3 डाइलेक्ट्रिक भर दे, सोचो आधा आधा कर, 1/3 1/3 1/3 है ना, a/3 a/3 a/3। तो जरा मारना तुक्का एक, कितना होना चाहिए ये आंसर? इसका K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, तो CAB कितना आना चाहिए बच्चों? K1 + K2 + K3/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये आंसर आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, यानी कि n के लिए अगर इसमें ऐसे n मतलब 1 2 3 4 ऐसे n स्लैब रख दें तो K1 + K2 अप टू Kn/n, बशर्ते एरिया बिल्कुल इक्वली टूटा हो, है ना। अगर एरिया अलग अलग है फिर आप ऐसे नहीं करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे एक एक केस को। देखो बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन, ये स्कूल में बहुत पूछे जाते हैं, बेसिक से क्वेश्चन, स्कूल में नहीं, खैर एंट्रेंस में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं। देखो अगर ये ऐसे रखा, अब क्या है, ये प्लेट तो ऐसी है, इसको ऐसे डिवाइड कर लिया, d/2 और d/2, ठीक है, ऐसे, और इसका एरिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, ठीक है बच्चों। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ बेटा A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये प्लस है ना, इधर माइनस, इस पॉइंट पे यहाँ जो भी है इतने में क्या होगा बच्चों, जैसे यहाँ का पोटेंशियल मैं V' मान लेता हूँ, ये का VA इस प्लेट का और इसका VB, तो देखो ना सेम पोटेंशियल पे होगी ये वाली प्लेट VB, और यहाँ का पोटेंशियल एक ही होगा VA, ये V' मान लेते हैं। तो देखना जरा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस V', VA माइनस V', और ये V' माइनस VB, V' माइनस VB, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 कैपेसिटर बनेंगे बच्चों, ठीक है, ऐसे 2 कैपेसिटर, ठीक, और C1 ये C2, ठीक। C1 कितना होगा बच्चों? K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय d/2, तो d/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और C2 ऐसे ही, समझ में आया क्या हुआ भाई? सेपरेशन d/2 है, एरिया उतना ही है, ठीक है, एरिया तो बराबर है, ऐसे रखे आज ये ऐसे ऐसे, तो एरिया तो दोनों का बराबर है मटेरियल का, लेकिन थिकनेस कम हो गई, तो d/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो भेज दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, डी सेपरेशन लो जो भी नहीं है और एरिया नया जो है, ऐसे 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ठीक है, ये इसका आ गया। दोनों में डाइलेक्ट्रिक वर्क है ना ऐसे। जब सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C1 + C2, करके देखो, ये आएगा 2K1K2, चलो मैं कर देता हूँ सॉल्व, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी अपॉन 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी प्लस 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट A बाय डी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है, ये तो जिंदा रहेगा एक, तो C = 2K1K2 अपॉन K1 + K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ठीक है बच्चों। और ये जो होगा इसको लिखेंगे K इक्वलेंट, C = K इक्वलेंट C0, K इक्वलेंट हो गया ना ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचो, अगर आप इस पूरे को K इक्वलेंट लिख रहे हो, मतलब 2 के लिए बताया, अगर 3 4 कुछ भी हो जाए, इक्वल थिकनेस भरते जाएं,
तो देखो के इक्वलेंट, भाई जगह कम है यहाँ लिख लेता हूँ, के इक्वलेंट आपने लिखा K1 K2 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। मैं ज़रा थोड़ा सा मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ 1/2 1/K1 प्लस 1/K2। ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, देख रहे हो। तो अगर मैं इसमें एलसीएम लूँ 2K1 K2 ऊपर जाऊँ तो यही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, देख लो ऐसे लिखा गया। अगर ये तीन लिखे रखे जाए जैसे d/3 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 इक्वल डिस्टेंस पे, तो सोचो यहाँ पे ये k इक्वलेंट लिखा है, तो k इक्वलेंट में क्या अंतर आएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ बच्चों। 1/K इक्वलेंट आएगा 1/3 1/K1 1/K2 1/K3, ठीक है, कैमरे में दिख रहा है ये 1/K3, हाँ ठीक है। इस तरीके से यानी कि n के लिए यहाँ n लिख सकते हो K1 K2 K3 अप टू Kn, लेकिन तब जब ये थिकनेस बराबर हो। सर अगर डिफरेंट हो गई तो क्या करेंगे, अभी समझाऊंगा उस केस को भी, ठीक है। देखो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऐसे भर रखे हैं डाइलेक्ट्रिक, इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक भर रखे हैं, ये A और ये B, जैसे इसमें K लिख दिया 2K ऐसे रख दिया, ठीक है। तो चार पार्ट भर दिए, एरिया बिल्कुल d/2 d/2 ऐसे। तब कैसे कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस, तो देखो बच्चों ऐसे सोचो, जैसे इसको ऊपर वाले दो पार्ट है ना, इनको ऐसे मान लो सीरीज में, भाई ये दो कैपेसिटर मानने पड़ेंगे सीरीज में, और ऐसे ये दो कैपेसिटर सीरीज में नीचे वाले, चेक करो यहाँ से चार्ज जाएगा वो दोनों से बराबर जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा वो चार्ज दोनों से पार्ट हो सेम होके गुजरेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो इसका एरिया भी d/2 हो गया सेपरेशन, और एरिया भी a/2 किसी एक का। भाई एक्चुअल फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a/2d d kd ऐसे ना, ओ k इंटू डी है ना। तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, मान लो इसका C2, तो C1 कितना होगा k एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह क्या लिखोगे a/2, और सेपरेशन की जगह क्या लिखोगे d/2, 2 से 2 बच गया k एप्सिलॉन नॉट a/d, ठीक है, ये C1 हो गया। और C2 में देखो ये 2k है, तो 2k एप्सिलॉन नॉट, एरिया a/2, सेपरेशन d/2, कितना हो जाएगा बच्चों k एप्सिलॉन नॉट बाय d। C1 C2 आ गया, ये C2 C1 है यहाँ, ये A और ये B, क्लियर है। कैसे लिख दिया, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही है ना सिमेट्रिकल। C1 C2 की वैल्यू यहाँ आपके पास, अब क्या करो ये ऊपर वाले दो सीरीज में है, ठीक है, तो इनका कितना आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और फिर ये दोनों बिल्कुल सिमिलर पैरेलल में, तो A B के बीच में क्या हो जाता है, जब पैरेलल में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, तो दिस प्लस दिस तो 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं, क्लियर है बच्चों। और 2 C1 की जगह क्या लिखोगे k एप्सिलॉन नॉट a/d, और ओ दोनों इकट्ठे ही हो गए। और ऐसे ही बच्चों यहाँ एक 2 रहेगा, ठीक है, ये 2, और 2k एप्सिलॉन नॉट a/d, ठीक है, k एप्सिलॉन नॉट a/d और प्लस 2k एप्सिलॉन नॉट a/d। एप्सिलॉन नॉट a/d हर जगह से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4k एप्सिलॉन नॉट a/d और नीचे होगा 3k, ठीक है, वो k स्क्वायर है तो a हट जाएगा, ये आ गया बच्चों, क्लियर है, 4/3k एप्सिलॉन नॉट a/d। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से और क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि जैसे ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है और इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है आपने, ठीक है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये A ये B, बस इतना डाइलेक्ट्रिक भरा है।
ये सेपरेशन D, और ये कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है, इधर वैक्यूम है इधर वैक्यूम है, और इसकी थिकनेस है T बच्चों, ये जो भरा है हमने इसमें। ठीक है, मतलब जैसे कुछ ऐसे समझो जैसे दो प्लेट है और इनके बीच में एक और तीसरी प्लेट ला के रख दी, लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक की है। ठीक है, अब देखो एक बात सोचो, ये वैक्यूम है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नोट, यहाँ कितना होगा ई नोट, और यहाँ कितना होगा बच्चों, ई नोट बाय के। होगा नहीं होगा? देखो अगर आप सबसे पहले पोटेंशियल पता करो, तो पोटेंशियल V इक्वल टू होता है ED, है ना। लेकिन आज दो रीजन का पोटेंशियल है, एक वैक्यूम वाला और एक मीडियम वाला। ठीक है, तो वैक्यूम वाला कितना पार्ट है, देखो D पूरे में है, T डाइलेक्ट्रिक में है, तो खाली जगह कितनी है, D माइनस T। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम वाला और गैप वैक्यूम का। ठीक है, प्लस, और इसमें क्या है, मीडियम है ये, ई नोट बाय के इंटू थिकनेस T, तो V आ गया ये। क्लियर है? तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नोट D माइनस T प्लस T बाय के। ठीक है, ई नोट D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाय के। क्लियर है बच्चों? ऐसे लिख दिया। ठीक, इसको हटा देते हैं ऐसे। अब मुझे बताओ, जब ये खाली था, वैक्यूम था, तो इसमें चार्ज था, कितना चार्ज था बच्चों, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। ठीक है, अब K को, Q को क्या लिखेंगे बच्चों, CV, D माइनस टी इंटू 1 माइनस, ठीक है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाय D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। ये कैपेसिटेंस हो गई इस सिस्टम की। क्लियर है बच्चों? अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इससे कैसे और कुछ केस बनाया जाए। पहले तो ये बताओ, डाइलेक्ट्रिक भरने से वैल्यू बढ़ी या घटी? पूरे में भरते थे तो बढ़ती थी, इसमें भी बढ़ी है या नहीं? तो इसमें भी बढ़ी है बच्चों। देखो D था पहले, अब D में से कोई वैल्यू घटाई गई, नीचे घट रहा है ना, तो इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो पता कर चुके हैं कि अगर एक कैपेसिटर है, उसमें आपने एक प्लेट रखी थिकनेस T की, डाइलेक्ट्रिक की, तो उसकी कैपेसिटेंस ये आ जाती है। सोचो अगर ये मेटेलिक हो, इफ प्लेट इज मेटेलिक, इफ प्लेट इज मेटेलिक, तो भाई मेटल के लिए K कितना होता है बच्चों, इन्फिनिटी। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, 1 माइनस 0 1, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मेटल की प्लेट रखोगे तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, D माइनस टी। तो अगर वैक्यूम है और फिर प्लेट रखी है आपने, तो उस केस में भी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी D ना होकर D माइनस टी है, तो अभी भी वैल्यू कम है नीचे, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस अभी भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर थिन प्लेट हो, इफ थिन प्लेट, तो थिन प्लेट के केस में बच्चों, थिन प्लेट, तो T क्या हो जाएगा, नियरली 0, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। यानी कि अगर कैपेसिटर के अंदर आपने बहुत थिन प्लेट रखी है, ठीक है, बहुत थिन प्लेट, तो उस केस में उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट A बाय D ही रहती है, मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि कैपेसिटर के अंदर अगर आपने एक फॉइल रख दी बीच में, तो कैपेसिटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब देखो, और पूरे में जो भरा था हमने, अगर पूरे में मेटल की प्लेट भरते, अब एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है, मान लो पूरे डाइलेक्ट्रिक की बजाय पूरे में मेटल की प्लेट भरते हैं, कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो वैसे तो मैं फॉर्मूले से भी समझ सकता हूँ, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मेटल के लिए K कितना होता है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है, जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट हो गई प्लेट, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गए, सेम, पोटेंशियल सेम हो गए प्लेट के। अगर मेटल जोड़ दिया बीच में, फिर मेटल ले आए, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने से कैपेसिटेंस इनफाइनाइट, यानी कि चार्ज बस घूमता रहेगा, स्टैटिक नहीं रह पाएगा, टिक नहीं पाएगा। ठीक है, और अगर स्टोर नहीं हो पा रहा है तो कैपेसिटेंस
अगर इसी में मैं इसको इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट और कर लेते हैं। जैसे ये है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इतने में, ठीक है, टी थिकनेस में, और ये सेपरेशन डी है, क्लियर है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, इसमें कितना होगा ई नॉट बाई के, कम हो गया, और यहाँ पे ई नॉट, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार एक पॉइंट है यहाँ से x डिस्टेंस दूर इस प्लेट से, और वो पॉइंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो उसका पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P विद डिस्टेंस x के साथ ऐसे, इस प्लेट पे है तो यहाँ पोटेंशियल VA होगा, इस प्लेट पे मान लो VB है, मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल कुछ होगा दैट इज VA, और उस पे जा रहे हैं तो VB है। तो कैसा ग्राफ होगा, देखो बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल होता है, सोचो पोटेंशियल होता है बच्चों, देखो यहां से लेकर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हमने पढ़ा है E इंटू dx ऐसे लिखता है ना, तो ये लीनियर रिलेशन बनेगी यहाँ पोटेंशियल की, तो लीनियरली डिक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इंटू एक्स, तो v इक्वल टू ई एक्स, लेकिन माइनस होता है तो स्लोप नेगेटिव, समझ रहे हो भाई। अगर मैं ऐसे लिखूं v इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, क्लियर, और इसको सॉल्व करूं तो यहां कुछ ऐसा नहीं बनेगा, y इक्वल टू माइनस ई एक्स प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू, बिना रीडिंग के कर रहे हैं, बिना लिमिट के। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ऐसे होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये VA होगी, VA से शुरू होगा। देखो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है। अगर आपको ये ग्राफ नहीं आते तो आपको मैथमेटिकल पढ़ना चाहिए, ग्राफिकल अप्रोच। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस हो गया, तो यहाँ स्लोप, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, सोचो है ना। अगर E ज्यादा होता है तो पोटेंशियल के चेंज होने का रेट बढ़ता है, अगर E कम होता है तो इसका मतलब पोटेंशियल के चेंज होने का रेट कम हुआ, तो ये कम हो गया ना यहाँ, तो इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जब हम यहाँ इस रीजन में आएंगे, फिर वैक्यूम आ गया, तो फिर पोटेंशियल का रेट वही होगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा ये VB तक, ठीक है, डिस्टेंस D के साथ ऐसे, देखो ऐसे, फिर लेस स्टीपर, फिर वापस उतना स्टीपर हो गया जितना ये था, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, थोड़ा सा ये ऐसे, ठीक है बच्चों, ये दो लाइन पैरेलल है, तो इस तरीके से ग्राफ बना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया, मतलब पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, x के साथ कैसे वेरी कर रहा है पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल इस तरीके से डिक्रीज हुआ था, देखो, और फिर इस रीजन में जाके ये हम फॉर्मूले इस्तेमाल कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और फिर ये वैल्यू ऐसे, यहाँ पे रेट कम हुआ घटने का, फिर और स्टीपर हो गया, फिर घटने का रेट बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया यहाँ। तो ये बात हमने समझी। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में। अगर मान लो बहुत सारी प्लेट रखी हैं, मतलब एक ही कैपेसिटर के अंदर अलग अलग थिकनेस की, ठीक है, डायरेक्ट्रिक K1 K2 Kn, T1 T2 Tn, ठीक है। ऐसे सोचो बच्चों, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E नॉट बाई K1, इसमें E नॉट बाई K2, E नॉट बाय Kn, ऐसे लिखेंगे ना। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, E नॉट बाय, देखो V इक्वल टू ED होता है ना, तो यहाँ नेट पोटेंशियल इस रीजन का पोटेंशियल प्लस इसका सबका जोड़ेंगे, तो देखो V नॉट इक्वल टू होगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं E1D T1 प्लस E2 T2 अप टू EN Tn, है ना। और E1 कितना होगा बच्चों, देखो E नॉट बाय K1 T1, E नॉट बाय K2 T2 एंड सो ऑन, E नॉट बाय Kn Tn, ठीक है। अब देखो E नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो E नॉट कॉमन लिया
T1 अपॉन K1 T2 बाय K2 Tn बाय Kn, ठीक है। और हमें पता है भी ई नोट क्या होता है बच्चों, Q बाय ए एप्सिलॉन नोट, है ना। तो इसी में लिख दूं मैं। अब ये Q बाय ए एप्सिलॉन नोट है, और Q को क्या लिख सकते हैं बच्चों, CV, ये एज इट इज। V से V कट गया, तो देखो C इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट A बाय डी T1 बाय K1 T2 बाय K2 अपॉन प्लस Tn बाय Kn, ठीक है। ये कैपेसिटेंस आ गया। क्लियर है बच्चों। तो अगर n कैपेसिटर है, इस तरीके से कैपेसिटेंस आ सकता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। जैसे देखो बच्चों, अब वेरिएबल अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाए तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, मतलब वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए कैपेसिटेंस कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है। तो मेडिकल के स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, और बाकी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो बच्चों, ये कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरीके से सेपरेशन डी है। अगर आप प्रोजेक्टेड एरिया देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब 3D इफेक्ट देखना चाहते हो इसका तो एरिया ए है, ठीक है। इसमें बच्चों डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ऐसे पूरे में, क्लियर, पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए और बी पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस कितनी होगी। देखो इस रीजन में कैपेसिटेंस कितनी होगी, मतलब ए और बी के बीच में, और डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल है। और किस तरीके से वेरिएबल है, यहां से जैसे पॉइंट है x डिस्टेंस है, तो k एट p इज अल्फा प्लस बीटा x, कुछ भी लिख देगा, कोई भी फंक्शन बना देगा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। देखो, और मतलब इस प्लेट से लीनियरली हर जगह, मतलब अगर x डिस्टेंस पे एक लाइन खींच लो तो उसके हर पॉइंट पे सेम है, मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक वेरी कर रहा है ऐसे। अब हमें इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। देखो बच्चों, ऐसे सोचो, जैसे इसकी थिकनेस ले लो कोई, मतलब ऐसे सोचो यार कि इसमें ना बहुत सारी स्लैब मान लो, जैसे भी थी ना वो T1 K1 पिछले क्वेश्चन की, तो उनमें क्या था, जो जितनी भी स्लैब थी सब में यूनिफॉर्म था। यहाँ क्या, हर स्लैब में स्लाइटली बदलता जाएगा हर जगह। तो एक बहुत पतली सी स्लैब लो तो उसका तो लगभग, मैंने देखी बहुत पतली सी स्लैब ली ऐसे, इसके तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट ही रहेगा ना, सोचो, है ना। ऐसे स्लैब लिए आर पार ये, तो इसकी थिकनेस मैंने मान ली कितनी, dx, ठीक है। तो एक कैपेसिटेंस माना जाएगा इसका, है ना। आप सोचो ये जितने भी स्लैब लूँ मैं यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, वो सारे कैपेसिटर सीरीज में होंगे, पैरेलल में, सीरीज में होंगे ना। और सीरीज में फॉर्मूला होता है बच्चों 1/dc1, ऐसे कर रहे हैं 1/dc2, 1/dc3, ऐसे, तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बच्चे ने बताया सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, टोटल को 1/इंटीग्रेशन ऑफ dc। सोचो इसका मतलब यही तो है। तो देखो C इक्वलेंट है ना, C इक्वलेंट, तो देखो DC, इस छोटी सी ये जो हमने स्लैब ली है इसका एरिया तो A ही होगा, थिकनेस कितनी है, गैप इनकी प्लेट अगर हम मान लें dx, तो इसका फॉर्मूला होगा बच्चों 1/k एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन dx, होगा नहीं होगा। देखो इस पूरे को ऐसे लिख लिया dx अपॉन k एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब देखो भैया dx ऊपर चला गया, अब देखो 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और k की वैल्यू रखेंगे 1/अल्फा प्लस बीटा x dx, क्लियर। इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट a लॉग अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है बच्चों। और लिमिट क्या लेंगे, अल्फा टू बीटा, ओ ओ ओ, लिमिट भाई x की लिमिट लेंगे ना, x यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ से
यहाँ पे कितना होगा 0 से d, ठीक है, 0 से d होगा x की वैल्यू लिमिट। और इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे बीटा भी आएगा। मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दो इस इंटीग्रेशन का, 1/a प्लस बी एक्स डी एक्स लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स, और जो भी x में मल्टीप्लाई होता है वो नीचे भी आ जाता है ऐसे, ये तरीका इंटीग्रेशन का। तो देखो 1/c इक्वलेंट 1/बीटा एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, लॉग ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस लॉग अल्फा, ऐसे लिखा। फिर c इक्वलेंट 1/बीटा एप्सिलॉन नॉट a लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा एक्स अपॉन अल्फा। तो c इक्वलेंट क्या हो जाएगा, बीटा एप्सिलॉन नॉट a लॉग ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ये आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूँ आंसर, c इक्वलेंट बीटा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन लॉग ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स अपॉन अल्फा, ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये कैपेसिटेंस आ गई अगर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका थोड़ा मैथ चेक कर लेगा। ये तो मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी है, कुछ और मुश्किल से इंटीग्रेशन दे देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहे हैं। कई बार क्या करेगा, इधर से ऊपर जाने में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी करा देगा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है कई बार। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे यहां क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरीके से है ये पहले की तरह डायग्राम, और इस बार डायमेंशन दे रखी है बच्चों। जैसे इसकी लेंथ L दे रखी है प्लेट की, है ना, और ये स्क्वायर प्लेट मान लेते हैं इसको A, और ये भी A, इन दो पॉइंट को XY लिख देते हैं, ठीक है। मतलब स्क्वायर प्लेट है तो A और A एरिया होगा, एरिया कितना होगा A स्क्वायर, और सेपरेशन कितना है D, ठीक है। इसमें बोला कि जो पोटेंशियल मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इस एंड से, मतलब इस किनारे से, जैसे कैपेसिटर इधर है, मान लेते हैं ऐसे, जैसे देखो जैसे ऐसे प्लेट है ना, इस बार इधर है इधर है, तो ऐसे वेरी कर रहा है ऊपर की तरफ। पहले क्या हो रहा था, इस प्लेट से दूसरी प्लेट, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाने पे वेरी कर रहा था, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट P है, तो यहाँ दे रखा है K इज अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों हमने यहाँ एक स्लैब बनाई, सर ऐसा क्यों बनाया इस केस में, इमेजिन करो बच्चों कि कुछ ऐसा होगा कैपेसिटर। इस बार यहाँ से लेकर dx थिकनेस बनाया आपने, बहुत छोटा सा स्लैब थिकनेस ऐसे, तो उसके अंदर K की वैल्यू कांस्टेंट होगी लगभग। तो ऐसे लगातार ऐसे 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 आप बनाते जाओगे एलिमेंट, तो कैपेसिटेंस आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो देखो इसके अंदर सोच रहे हैं हम, ठीक है। और x देखो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, यहाँ पे x कितना होगा 0, और बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा इस लेंथ के बराबर, x इक्वल टू a। ये जो स्लैब है बच्चों बताओ, ये सीरीज में होंगी या पैरेलल में? तो ये होंगी सीरीज में, नहीं पैरेलल में। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस ऐसे छोटे छोटे स्लैब जोड़ोगे आप, DC1 DC2 ऐसे, तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी नहीं, बोलो। और इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन DC, ठीक है। और DC कितना होगा K एप्सिलॉन नॉट एरिया, यहाँ पे एरिया बहुत थोड़ा है तो dx लिख दिया, dA इसको, अपॉन सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है बच्चों, तो सेपरेशन ये नहीं है, सेपरेशन है D, ठीक है, D ये गैप, ठीक है। अब देखो C इक्विवेलेंट K की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो,
जो दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा इज ए कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है हमें नहीं बताया उसने, डी ए अपॉन डी। मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा। तो इस सामने वाली स्ट्रिप देखो ऐसे, इसका एरिया है ए और ये है डी एक्स, है ना। तो इसका एरिया हो गया ए डी एक्स। तो अल्फा एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर ए डी एक्स अपॉन डी। तो अल्फा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक। तो अल्फा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और ये देखो एक्स क्यूब बाई 3 और 0 से a। तो अल्फा एप्सिलॉन नॉट a की पावर 3 बाय 3d, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार फिर वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एरिया ए डी एक्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये हमने कैपेसिटर पढ़ा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, बताना जरा। आज हमने पढ़ा सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर क्या असर पड़ता है। फिर हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक को अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर गॉस थ्योरम लगाया जाए तो कैसे अप्लाई करते हैं, क्या अंतर आता है। फिर कितने टाइप्स के कैपेसिटर बन सकते हैं अगर डाइलेक्ट्रिक भरा जाए। तो पहले हमने अलग अलग एक में भरा, फिर दूसरे में अलग अलग पार्टीशन करके भरा, एरिया को डिवाइड करते हुए, सेपरेशन को डिवाइड करते हुए, और फिर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर हो जाए तो कैसे सॉल्व करें, तो ये सब सीखा। अगली क्लास में बच्चों हम कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक भरने, मतलब कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भरने पे कौन कौन से पैरामीटर में असर पड़ता है, ठीक है। बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, वोल्टेज कैसे वेरी करेगी, चार्ज आएगा जाएगा बैटरी में, और फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।